हेलो गाइस, आई एम शुभम वर्मा। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे। तो जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया वो जो एक्ट थे ना, वो कंपनी के अंतर्गत आते थे। पर 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद जो जो एक्ट बने वो ताज के शासन या ब्रिटिश की महारानी के द्वारा बनाए गए थे या उनके नाम से जाने जाते हैं। जो जो ताज के शासन के अंतर्गत जो पहला एक्ट बना था वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। एक्ट या अधिनियम जो भी बोल लो, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और जो बागडोर थी गवर्नर क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था की, वो महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गई थी, ठीक है। इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस एक्ट की जो कुछ प्रमुख बातें रही वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेन जो प्रमुख पॉइंट रही इस एक्ट के तरह वो क्या कहते थे। तो इस एक्ट आने के बाद जो पहले जो एक्ट थे उसमें जो कहा गया कि भारत का एक गवर्नर जनरल होगा। ये जो एक्ट थे, बंगाल का गवर्नर जनरल जो सभी केंद्र होगा उसके पास ज़्यादा पावर होगी। तो इस एक्ट के आने के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था ना, वो समाप्त कर दिया गया और एक नया पद इंट्रोड्यूस किया गया, वायसराय। और भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। राइटिंग खराब हो रही है। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो पहले कंपनी ने निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड बनाए थे ना, उनको ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल ही, क्योंकि अब जो बागडोर थी शासन की वो कंपनी के हाथों से ब्रिटिश राजशाही पदों के हाथों में जा चुकी, ठीक है। पर उन्होंने एक नया पद बनाया, राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। राज्य सचिव जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, ठीक है। राज्य सचिव के लिए 15 सदस्य सलाहकार समिति का गठन किया गया, ठीक है। भारत और इंग्लैंड पर मुकदमा करने का अधिकार था इसके पास, साथ ही साथ इसके ऊपर भी मुकदमा हो सकता था, ठीक है। जो ये एक्ट था ना 1858 का, इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना उसमें सुधार किया जाए, पर इससे कुछ ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। व्यवस्था 1857 की जो विद्रोह हुआ था ये उसको दबाने के लिए या भारत के लोगों को ये आश्वासन दिलाने के लिए बनाया गया था कि अब से सुधार होगा, भारत भी ऐसा देना कि भारत भी ब्रिटिश का है, इसके लिए बनाया गया था। पर ऐसा कुछ खास सुधार हुआ नहीं, सेम स्थिति वैसी की वैसी बनी रही थी इस एक्ट के बाद, ठीक है। जो इसके सेकंड एक्ट है जो ताज के शासन के में बनाया गया था वो था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। वैसे 3 परिषद अधिनियम बने थे, एक तो 1861 का है, एक 1892 का है, एक 1909 का है, ठीक है। एक मिनट, 1861, 1892 और 1909 ये 3 एक्ट बने थे परिषद अधिनियम। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे 1861 का परिषद अधिनियम।
राइटिंग के लिए गाइस सॉरी, इम्प्रूव करेंगे। अठारह सौ इकसठ का जो परिषद अधिनियम था ये भारत के संवैधानिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, जो प्रमुख पॉइंट थे वो बताते हैं, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी ना, जो ब्रिटिश द्वारा कानून बनाया जाता था, उनमें ना भारतीयों को भी शामिल कर दिया गया। तो इसमें इन्होंने 3 भारतीयों को शामिल किया था। जो प्रथम थे, एक तो थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज। ठीक है, और जो तीसरे व्यक्ति थे वो सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। दिनकर राव, देखिए इससे पहले जो 1861 के एक्ट से पहले सिर्फ भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में नहीं शामिल किया जाता था, उनको दूर रखा जाता। पर इस एक्ट के बाद भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। और जो पहले 3 जो इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे वो थे, एक तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। ठीक है, और साथ ही साथ जो मद्रास, आपने पीछे के एक्ट में, चार्टर एक्ट में पढ़ा होगा कि बंगाल को सारी शक्तियाँ दे दी गई थी कि वहाँ का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना लिया गया था, और मद्रास और बम्बई की शक्तियाँ समाप्त कर दी गई थी। पर इस एक्ट में मद्रास और बम्बई की शक्तियाँ वापस दे दी गई। ठीक है, और 1773 और 1833 जो चार्टर एक्ट थे उसका उल्टा किया गया, जिसमें उनमें शक्तियाँ ले ली गई थी मद्रास और बम्बई से। ठीक है, और साथ ही साथ 1937 तक प्रांतों का आंतरिक स्वायत्तता हासिल कर दी गई थी, जो 1833 तक बंगाल को सौंप दी गई थी कि बंगाल का ही सभी जो प्रांत हैं उन पे अधिकार श्रेष्ठ होगा, कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। और साथ ही मुंबई और जो मद्रास, जो दूसरी जो मेन जो प्रांत थे उनकी शक्तियाँ भी ले ली गई थी। पर इस एक्ट से इसके उल्टा कर दिया गया, 1773 और 1873 के बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। 1937 तक प्रांतों को आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई और मद्रास और बम्बई की शक्तियाँ भी वापस दे दी गई। ठीक है, और विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, बंगाल में की गई। बंगाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। ठीक है, और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई, और ये प्रणाली भी लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई थी, ये उनका प्रस्ताव था। ठीक है, तो पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी, इसके तहत इसके अंदर था क्या था, इसके अंदर परिषद का एक सदस्य एक या एक से अधिक विभागों को प्रभारी बन सकता है। मतलब कि जो एक सदस्य है ना, वो एक से अधिक परिषदों का प्रभारी या अध्यक्ष या बॉस जो भी कहना चाहे वो बन सकता है। ठीक है, और इसमें जो अंतिम इसका अपन इस एक्ट का 1861 भारत परिषद अधिनियम का अंतिम जो प्रमुख बिंदु हुआ ये है कि वायसराय को आपातकाल में अंतिम अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यह जरूरी नहीं कि वो कैबिनेट के साथ या समिति के साथ विचार विमर्श करे, वो खुद से भी आपातकाल में अंतिम अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो जारी कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो एक्ट आता है वो 1892 का परिषद अधिनियम। ठीक है, अधिनियम
तो इसके अंदर ध्यान देने की मूलतः 2-3 बातें हैं जो बता देते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। गैर सरकारी सदस्यों की गैर सरकारी मतलब वो सदस्य जो सरकार के अंदर नहीं थे, जैसे नॉर्मल लोग हैं जो सरकार के अंदर कार्यरत नहीं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। पर बहुमत था वो अभी भी सरकार के पास ही था, ठीक है। सरकारी ही के पास बहुमत था। और विधान परिषदों में मतलब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में बजट पर चर्चा शुरू हो गई थी। प्रथम बार बजट पर चर्चा शुरू कर दी गई थी कि केंद्र और प्रांतों के लिए क्या बजट बनेगा, इस पर चर्चा शुरू कर दी गई थी, ठीक है। ये 2 बातें हैं जो ध्यान देने होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 1909 का परिषद अधिनियम। ठीक है, इसको मार्ले मांटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय मार्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे, भारत में वायसराय थे। तो जब ये एक्ट आया था 1909 के समय, ठीक है, तो इसलिए इसे मार्ले मांटो सुधार भी कहा जाता है। तो जो इस एक्ट की जो प्रमुख बातें हैं, वो जो प्रमुख पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, ठीक है। केंद्र में 16 से 60 तक सदस्य बढ़ा दी गई, पर प्रांत में सदस्यता बढ़ाई गई, पर कोई फिक्स नहीं थी, कहीं पे ज़्यादा थी कहीं पे कम बढ़ाई गई, तो इसका कोई निश्चित आंकड़े नहीं थे। पर केंद्र में फिक्स थी, ये 16 से 60 तक कर दी गई थी, ठीक है। पर केंद्र में अभी भी बहुमत सरकार का ही था, पर जो प्रांतों में ना गैर सरकारी समूहों का बहुमत था। सरकारी सदस्यों को बहुमत बनाने के अधिकार दे दिए गए थे, ठीक है। विधान परिषदों में चर्चा का दायरा, सवाल जवाब का दायरा बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और पहली बार वायसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का जो भारतीय सदस्यों को अधिकार दिया गया था कि वो वायसराय के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाए, ठीक है। जो पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाई थी वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये शत्रुघ्न वाले सिन्हा, ठीक है। और इनको विधि सदस्य बनाया गया था, विधि मतलब कानून से रिलेटेड सदस्य बनाया गया था, ठीक है। और इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया या लागू बनाया गया, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन को। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, ठीक है। मतलब कि सीधे बोले तो जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा ना उसको मुस्लिम ही वोट दे सकता है, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मांटो को जनक माना जाता, ठीक है। और इन्होंने शुरू किया था इसको, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। तो ये इस एक्ट की 1909
भारत 1909 का भारत परिषद अधिनियम की खास बातें थी, इसको आल्सो मार्लेमाल्टो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि दी गई थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और केंद्र में कितनी की गई, 16 से 60, और प्रांत में इसका कोई फिक्स आंकड़ा नहीं था, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक्ट है वो पढ़ते हैं, 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का, नो का नहीं, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था ना, इसको आल्सो क्या था, मांटवे-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब लागू हुआ था ना, उस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। जैसे मार्लेमाल्टो, जैसे 1909 के भारत अधिनियम को मार्लेमाल्टो सुधार कहा जाता है, वैसे 1919 को मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि इस समय चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे, सेम एज मार्लेमाल्टो सुधार, ठीक है। तो इस एक्ट की जो प्रमुख विशेषताएं हैं ना, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय होते थे ना, केंद्रीय और प्रांतीय विषय, उनको अलग कर दिया गया था, ठीक है, अलग अलग कर दिया गया था। लेकिन सरकार का ढांचा अभी भी केंद्रीय था, मतलब कि प्रांतों को थोड़ी ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी, ठीक है। और उनके जो विषय सूची थी कि किस पे कौन अधिक डिसीजन लेगा, ये उनको अलग अलग कर दिया गया कि केंद्र के पास उसके अपने जो विषय थे अधिकार के, और प्रांत के पास स्वयं के अलग विषय थे अधिकार के, जिन पे प्रांत निर्णय लेगा, ठीक है, ठीक है। तो प्रांतों को लोकसभा एवं राज्यसभा शुरू कर दी गई थी, जिनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू किया गया, ठीक है। वायसराय की परिषद में संख्यों की संख्या 6 से वायसराय की परिषद में 6 में से 3 सदस्य थे ना, उनको भारत कर दिया गया। पर ये जो प्रमुख अधिकारी था वो भारतीय नहीं हो सकता था, ठीक है। जो जनरल था वो भारतीय नहीं हो सकता था, बाकी 5 में से 3 भारतीय सदस्य हो सकते थे, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन जो शुरू किया गया था मार्लेमाल्टो सुधार में, उसमें सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय भी शामिल कर दिए गए, ठीक है। और मताधिकार कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर दिया गया था लोगों को, पर बहुत कम दिया गया था, ठीक है, बहुत कम दिया गया था। और लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का निर्माण किया गया, और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, मतलब लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और इस एक्ट में केंद्रीय बजट और राज्य बजट अलग अलग कर दिए गए, मतलब केंद्र का बजट अलग होगा, राज्य का बजट अलग होगा, ठीक है। वैधानिक आयोग का गठन किया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। वैधानिक आयोग था, इसका गठन किया गया। जो इसका क्या कार्य था, इसका कार्य यह था कि ये जो एक्ट था, इस एक्ट की जांच करना, 10 वर्ष के बाद जांच करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी ब्रिटिश सरकार को कि भारत में क्या क्या सुधार हुए। पर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में ही, वैसे होनी थी तो जांच होनी थी तो 1929 में, 10 साल हो गए 1919 से लेकर 10 साल, पर उन्होंने क्या किया, 1927 नवंबर में ही एक साइमन आयोग कमेटी का गठन किया, जिसको साइमन आयोग कहा गया। कि उन्होंने इसलिए गठन किया कि वो वहाँ पे जाके पता करे कि भारत में क्या स्थिति हुई
इस एक्ट के बाद कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं वहाँ पर। इस एक्ट ये जो कमेटी थी ना, आयोग, इसमें सभी के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसलिए जब यह कमेटी भारत में आई तो इसका विरोध किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगा के इसका विरोध किया गया था। तो ये इसकी कुछ खास बातें थी। तो नेक्स्ट एक्ट है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है भारत का, कि भारत के जो संविधान से जो भारत का संविधान आपको पता होगा अलग अलग देशों के राज्यों से संविधान से बना है, वैसे भारतीय संविधान का एक प्रमुख हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, क्योंकि ये एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, क्योंकि यह एक काफ़ी लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थी। इसी वजह से इस जो शासन में इसकी जो कुछ अच्छी धाराएँ और कुछ अच्छी अनुसूचियाँ थी जो भारत के संविधान में शामिल की गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये मिनी संविधान भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो देख लेते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया है, मतलब एक इकाई की तरह माना गया था कि एक ही है ये। ठीक है, और इसके अंदर राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, अलग अलग कर दिया गया और अवशिष्ट अलग अलग कर दिया गया था। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ बचती थी ना, वो गवर्नर के पास रहती थी। गवर्नर के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ बचती थी वो गवर्नर के पास रहती थी। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध प्रणाली थी ना, वो ख़त्म कर दी गई थी। ठीक है, और केंद्र में शुरू कर दी, मतलब दोहरी जो शासन प्रणाली थी ना, वो प्रांतों में से तो ख़त्म कर दी गई थी, पर केंद्र में शुरू कर दी गई थी पहली बार। ठीक है, भारत के 11 में से 6 राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद का गठन हुआ। जो 6 राज्य थे वो कौन कौन से थे? एक तो था बंगाल, एक था बम्बई, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 11 में से 6 राज्यों, 5 राज्यों में नहीं किया गया था। तीसरा था मद्रास, ये जो प्रमुख भारत के उस समय के राज्य थे। चौथा था बिहार, 5वां था संयुक्त प्रांत और 6ठा था असम। इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का गठन गया और दलितों, महिलाओं, मजदूर वर्ग को सांप्रदायिक निर्वाचन के अधिकार या मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, 1858 वाली जो भारत परिषद था ना, 1858 का भारत परिषद अधिनियम था ना, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और मताधिकार का विस्तार किया गया, 10% जनता को और मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, भारत की मुद्रा की संरक्षण और उसके विस्तार व संरक्षण के लिए, इसकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और संघीय न्यायालय 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। ठीक है, और केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना, मतलब देखो, प्रांतीयों के लिए सेवा आयोग और प्रांत और संघ दोनों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था भारतीयों के लिए। और इसलिए इसमें कुछ अच्छी अनुसूचियाँ थी, कुछ अच्छी धाराएँ थी जो आगे जाके भारत के संविधान में शामिल की गई। ठीक है, ये एक लंबा और काफ़ी विस्तृत दस्तावेज था जो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है,
ठीक है। बस इतनी इसमें जो कुछ खास बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट और आखिरी एक्ट है 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आपको पता ही होगा 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है क्योंकि इसके ये जो हिस्ट्री, ये हमारे चैनल पे हिस्ट्री को वीडियो आएंगे, उसमें आपको इन एक्ट के बारे में डिटेल से पता चल जाएगा। ये जो एक मोटा मोटा ब्रीफली बताया गया है कि जो पॉलिटी का इतिहास था वो कैसा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके लिए एक मोटा मोटा बताया गया, ठीक है। तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। इसमें वाइसराय को ख़त्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल शुरू किया गया, गवर्नर जनरल शुरू कर दिया गया, ठीक है। और भारत का सम्राट, भारत के सम्राट या भारत का सम्राट की उपाधि ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। पहले जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट। और 3 जून को भारत पाक विभाजन की योजना बनी थी, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट थे जो हमने पढ़े हैं। कुछ जो स्टार्टिंग में जो कंपनी के शासन के अंतर्गत जो एक्ट बने उनको कंपनी के शासन के अंदर माना जाता है। और जो 1857 या 58 के बाद से जो एक्ट बने उनको ताज का शासन के अंतर्गत बने एक्ट माने जाते हैं। सो ये है राज्य व्यवस्था के इतिहास जो आपको पढ़ा दिया गया। सो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या योजनाएं थी, कैसे क्या कौन कौन से चयन थे, किसने कितनी इम्पोर्टेंस रखी, ये सब डिस्कस करेंगे। सो कीप सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास घर वालों का ख्याल रखें, ओके। घर से बाहर ना निकलें, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय। एंड प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना कर सकते हो कर दो।